नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को 33 दिन बीत चुके हैं। रशिया ने खूब नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया है और यूक्रेन की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि काफी भारी नुकसान जो है वो रशिया को, यानी कि रूस को, उसकी आर्मी को, उसकी जो पूरी की पूरी फौज वहां पर उतरी हुई है उसको पहुंचा है। इसी बीच देखिए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, जो लगातार युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं और साथ ही साथ में उनका समर्थन देती हुई नजर आ रही है वहां की जनता, यूक्रेन की जनता। अब उनकी ओर से एक और बात जो है वो कही गई है। दरअसल एक इंटरव्यू उन्होंने हाल ही में दिया और वो इंटरव्यू दिया गया रशिया के कुछ जर्नलिस्ट को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने अब एक और ऐसी मांग है जो रशिया के सामने रख दी है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि शांति समझौते के हिस्से के रूप में वो एक तटस्थ स्थिति को अपनाने पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कोई तीसरा पक्ष जो है वो होना चाहिए जो इसकी गारंटी दे, एक जनमत संग्रह भी होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने नाटो से एक बार फिर से मदद की गुहार लगाते हुए ये कहा कि जितने भी सैन्य उपकरण और टैंक नाटो के पास मौजूद हैं उनका सिर्फ 1% हिस्सा ही यूक्रेन को अपनी मदद के लिए फिलहाल चाहिए। इसी बीच देखिए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। जो रशिया के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं और ये मुलाकात जो होगी विदेश मंत्रियों की, भारत और रशिया की, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है मौजूदा स्थिति में। तेल से जुड़ी हुई पूरी की पूरी चर्चा को लेकर, जो युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, उस पूरी चर्चा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो बयान यहां पर दे दिया रशिया को लेकर, राष्ट्रपति पुतिन को लेकर, उसने मामले को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दिया है। रशिया ने कहा कि जो बुचर शब्द का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से किया गया वो नहीं किया जाना चाहिए था, और अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति ये फैसला नहीं ले सकते कि रशिया का राष्ट्रपति कौन होगा, उनका देश कैसे चलेगा, कैसे आगे के फैसले लिए जाएंगे। युद्ध लगातार जारी है और इसी बीच देखिए, 5वें दौर की वार्ता जो है वो टर्की में होने जा रही है। 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये वार्ता जो है वो टर्की में होगी। पिछले 4 दौर की जो वार्ता रही वो बेनतीजा रही, लेकिन कई विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि अगर उन वार्ताओं को आप असफल कहते तो एक के बाद एक ये बैठकें नहीं होती, ये राउंड टेबल टॉक्स जो है वो नहीं होते, तो उन बैठकों को भी एक तरह से सफल मानना होगा। लेकिन ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर वो बैठक वाकई में सफल होती तो क्या ये पूरा का पूरा युद्ध रुक गया होता। टर्की में अब जब ये प्रतिनिधिमंडल दोनों ही देशों की वार्ता करेंगे तो क्या किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे, क्या युद्ध विराम होगा, सवाल इस बात को लेकर लगातार बना हुआ है। लेकिन देखना यह होगा कि यूक्रेन जो इतनी ज्यादा तबाही पिछले 33 दिनों से झेल रहा है, उसे आगे और कितनी तबाही झेलनी होगी, क्योंकि रशिया का यह कहना था कि पहला फेज जो था, इस हमले का पहला फेज जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। रशिया की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा तो उसने यह भी कर दिया कि वो कीव या खार्किव पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं चाहता है। तो फिर आखिर ये युद्ध किस लिए, क्यों और कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है? अगर रशिया ने पूरी की पूरी अपनी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है और अगर आगे वो ऐसा करता है तो यूक्रेन की स्थिति क्या होगी? ज़ेलेंस्की तो देखिए दुनिया की हर एक संसद तक जा पहुंचे हैं, वर्चुअली हर जगह पर गुहार लगा चुके हैं कि मदद यूक्रेन की जानी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका, नाटो, ईयू, ये सब जो हैं बातचीत जरूर कर रहे हैं, कह जरूर रहे हैं कि यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका की ओर से तो देखिए एक तरह से आर्थिक तौर पर मदद जरूर यहां पर यूक्रेन की जा रही है, लेकिन वो कितनी मददगार साबित होने वाली, वो सैंक्शंस कितने मददगार साबित होने वाले हैं जो अमेरिका और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रशिया पर लगा रहे हैं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन अब जब ज़ेलेंस्की ने एक और बात रख दी है अपनी ओर से इंटरव्यू के माध्यम से ही, तो उसका कितना असर होता है? क्या पुतिन सुनने वाले हैं? क्या रूस रुकेगा और क्या यूक्रेन झुकने की स्थिति में आएगा? और क्या ये युद्ध इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा? देखना होगा।